ओके बेटा देखो इधर, लास्ट क्लास में हमने लेंस मेकर फॉर्मूले तक डिस्कशन किया था। दैट लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जैसे ये लेंस है एंड मैं आपसे कहूं यार लेंस के इस तरफ पानी है और इस तरफ एयर है, ये फॉर्मूला अब वैलिड नहीं होगा। या मेरे पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है जिससे मैं इसको वैलिड करवा दूंगा, वो अभी आज की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना लिख सकते हो कि ये फॉर्मूला आपने सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम इज सेम। ओके, लिखो इस बात को। 1/f इज, बेटा टाइम से आया करो, 1/f इज म्यू r -1 इंटू 1/r1। अर्पित इधर आओ बेटा, 1/r1 - 1/r2। This relation is valid only when, जतिन उधर वा, this relation is valid only when both sides of the lens medium is same. This relation is valid only when both sides of the lens medium is same. ठीक है, तो ध्यान रखना किसी भी लेंस की फोकल लेंथ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि सराउंडिंग क्या है, और ऑफ कोर्स कर्वेचर रेडियस पर भी डिपेंड करती है। जैसे लेट्स से हमने ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ऐसे इधर से देखने पे कॉनकेव है तो कॉनकेवो, और इधर से देखने पे कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां से आपको साफ दिख रहा है कि, एक बात मेरी सुनना, लेटर ऑन अभी हम पढ़ेंगे, या आप ये 10th क्लास में भी पढ़ते हो कि लेंस की पावर होती है 1 फोकल लेंथ। ये लेंस की पावर होती है, डायोप्टर्स में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, है ना। यानी लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम, लेंस की पावर उतनी ज्यादा। पावर ज्यादा मतलब लेंस रेज को ज्यादा बेंड करेगा। सी, इस तरह से ये लेंस है, लेंस पे रेज ऐसे आई इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे जाएंगी, बेंड हुई। मान लो ये रेज और ज्यादा बेंड हुई होती तो और ज्यादा बेंड हुई होती और पास मिलती, मतलब फोकल लेंथ और कम होती। तो फोकल लेंथ किसी भी लेंस की जितनी कम है, इसका मतलब उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है, इसका मतलब उस लेंस की रेज को बेंड करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इनफैक्ट पावर को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, मैं आपसे कहूं ना यार एक लेंस की पावर डिफाइन करो, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द रेज। न्यूमेरिकली पावर इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, लिख लो इस चीज को, पावर ऑफ अ लेंस, यहीं से बेटा यहीं से, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू बेंड द रेज। Numerically it is P equal to 1/f. Numerically it is P equal to 1/f. ठीक है, अब गौर से देखना पायस, म्यू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा पावर उतनी, दिस इज पावर, म्यू आर जितना ज्यादा होगा पावर उतनी ज्यादा होगी, फोकल लेंथ उतनी कम होगी। तो किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा, लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा, लेंस की फोकल लेंथ उतनी ही कम, लेंस की उन रेज को बेंड करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इज दैट क्लियर? साफ साफ दिख रहा है। आप म्यू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा लोगे पावर उतनी ज्यादा आएगी ना, ये वाला टर्म उतना ही बड़ा होता चला जाएगा ना। पावर जितनी ज्यादा मतलब लेंस रेज को बेंड ज्यादा करेगा। मैं आपसे कहूं यार ये वाला लेंस इस वाले लेंस से ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब वो पहला वाला लेंस रेस को ज्यादा बेंड कर रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ कम है। इज दैट ओके? और सुनो, R1 R2 के लिए क्या कहते हो पायस? R1 और R2 यानी कर्वेचर रेडियस जितने कम,
उतना ही फोकल लेंथ कम, पावर उतनी ही ज्यादा। R1 R2 नीचे आ रहे हैं ना, सो R1 R2 जितने कम लोगे, तो याद रखना अगर किसी लेंस का कर्वेचर ऐसे है और एक और लेंस का कर्वेचर और ज्यादा बेंड है, जितना कर्वेचर बेंड हो रहा होगा ऐसे, लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल हो रहा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जितना उसको बेंड करते जाओगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। समझ में आ रही बात? सो R1 ये भी लिख लो, R1 एंड R2 आप जितने कम कर दोगे, R1 R2 जितने कम करोगे, लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फोकल लेंथ उतनी ही उसकी कम हो जाएगी। सो अगर मैं आपसे कहूं यार मुझे एक पावरफुल लेंस बना के दो, आप म्यू आर की वैल्यू हाई रखो, R1 R2 की वैल्यू कम, और R1 R2 की वैल्यू कम से शादी का मतलब कर्वेचर जितना ज्यादा शार्प कर सकते हो कर दो, इतना फ्लैट मतलब रेडियस ज्यादा, जितना कर्व करते जा रहे हो मतलब रेडियस घटा रहे हो, मतलब लेंस पावरफुल बना रहे हो। अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लूं, देखते ही आप बता दोगे, ऐसा लूं या मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लूं, आप कहोगे सर ये ज्यादा पावरफुल है। अब देखो ना कर्वेचर ज्यादा ही आ गया, लेकिन इसके अपने डिफेक्ट हैं। फिर तो आप कहोगे सर ऐसे बढ़िया बढ़िया लेंस बनाओ, ऐसे एकदम गोल से एकदम कर्व कर दो काफी, बट उसके अपने डिफेक्ट्स हैं, स्फेरिकल डिफेक्ट, स्फेरिकल एबरेशन, तो इसलिए एक लिमिट के बियॉन्ड आप कर्व नहीं कर सकते ज्यादा। इज दैट ओके? जैसे इस जगह पे आओ, इसमें ये वाला साइड चाहता है कि लेंस कॉनकेव हो, इधर से देखने पे क्या आ रहा है? कॉनकेव। ये वाला साइड चाहता है कि लेंस कॉन्वेक्स हो, हाँ या ना? R1 R2 में कौन बड़ा है? लास्ट क्लास में सिखाया था, R1 बड़ा है ना, R2 छोटा है ना। जितना ज्यादा कर्व होता है, देखो ये फ्लैट है, ये और ज्यादा कर्व हो गया, जितना कर्वेचर ऐसे होता जा रहा है मतलब रेडियस घटता जा रहा है, R2 कम है, तो यानी कॉन्वेक्स वाली साइड पावरफुल है या कॉनकेव वाली? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स वाली। अभी तो सिखाया, कौन सा अच्छा खाया करो। ओके, सो आर की वैल्यू जितनी कम, कर्वेचर जितना कम, लेंस उतना ज्यादा पावरफुल। देखो इस केस में इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है, तो ये तो कॉन्वेक्स ही बनेगा। यहां पे अपने को डाउट था कि यार ये इधर से कॉन्केव है उधर से कॉन्वेक्स है, कैसा नेचर होगा इसका? तो कॉन्वेक्स वाली साइड का रेडियस कम है, तो इसलिए कॉन्वेक्स वाला नेचर डोमिनेट करेगा, तो इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस है। नोट कर लो इस बात को भी। As R2 less than R1, as R2 less than R1, so convex nature will dominate. As R2 less than R1, so convex nature will dominate. ठीक है परिसा बेटे, समझ गए? जितना म्यू ज्यादा, लेंस उतना ज्यादा पावरफुल, फोकल लेंथ उतनी कम। जितना कर्वेचर कम करते जाओगे, लेंस उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, रेस को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा, फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा कम होगी। इट्स ओके। अब जैसे इसकी अगर हमें मान लो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस लेंस का क्या नाम था? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, मान लो R1 की वैल्यू मैंने ले ली 60, R2 की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली 40। ठीक है, R1 इधर लिया है, तो इट मींस रेज इधर से आएंगी, कल वाली क्लास में सिखाया था मैंने आपको। अगर बाई चांस रेज इधर से आ रही हैं, तो इसको R1 कर देना, इसको R2 कर देना। लेकिन मैंने आपको यह भी सिखाया था कि अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो फिर चाहे रेज इधर से आए चाहे इधर से आए, चाहे आप इस लेंस को पलट के रख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। सो इस केस में फोकल लेंथ आ जाएगी, मान लो ये ग्लास है तो 3/2, ये एयर है सो 3/2 अपॉन 1 माइनस 1 1/R1। रेज इधर जा रही है, R1 R2 दोनों लेफ्ट हैं, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट है, तो दोनों ही निगेटिव आएंगे। -60 -1 अपॉन -40, सॉल्व कर लेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी। ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला टर्म देखो डोमिनेट कर रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/40 1/60 से बड़ा है ना, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव आंसर आएगा। और चैतन्या बेटे पॉजिटिव आने का मतलब है फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूले से फोकल लेंथ पॉजिटिव आई मींस लेंस इज कन्वर्जिंग। ये कौन सा वाला फोकस था? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको मेनली हम फोकस बोलते हैं। इट्स ओके, नोट कर लो फटाफट। किया था लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने, जस्ट उसी को एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। हटा दूं? अच्छा अब देखना जरा,
जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के ये वाले सरफेस का रेडियस, चलो रेडियस मैं दोनों सेम ले लेता हूँ, ये रेडियस भी 60 है, ये कर्वेचर रेडियस भी 60 है, सो वी कॉल इट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसकी ये फिलहाल एयर में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इधर एयर है, तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी μ-1 यानी 3/2 - 1, 1/r1 - 1/r2 इस केस में बनता है 2/r, याद ही रखो, क्योंकि r1 की वैल्यू आएगी +r, r2 की वैल्यू आएगी -r, तो 1/r + 1/r, तो 2/r, ओके। 2 और 2 कैंसल, तो f की वैल्यू r के ही बराबर आ जाएगी 60। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रट्टा मत मारना। अच्छा सर याद ही कर ले क्या f = r, इतनी जरूरत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, आप सॉल्व कर लो, नहीं 2 मिनट तो ज्यादा हो गया, 5-7 सेकंड लगेंगे, 2 मिनट में तो पूरा क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर देना है, सो ऐसे याद मत करना। स्पेशल केस है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सराउंडिंग एयर है, दोनों साइड का रेडियस सेम था, तो f = r आता है। इतने कंडीशन लगे हुए रिजल्ट याद मत करो। अब हमने क्या किया, इस लेंस को हमने पानी में डाल दिया, ये लेंस को पानी में डाल दिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 3/2, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f इज म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव कितना होगा बेटे 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, ये म्यू रिलेटिव हो जाएगा 3/2/4/3। भूमिका समझ रहे हो ना बेटे, पक्का। -1, 1/r1 - 1/r2 को इससे क्या लेना देना कि वो हवा में था या पानी में था, r1 अभी भी +r है, r2 अभी भी -r है, सो वो वाला टर्म अभी भी कितना आएगा 2/r आएगा, है ना। r1 की वैल्यू +r, r2 की वैल्यू -r, तो इसको सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ कितनी आएगी 9/8 - 1 दैट इज 1/8, और ये 2/r कितना है 60, सो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटे बता दो 240 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बढ़ गई बट अभी भी पॉजिटिव है, यानी ये लेंस हवा में भी कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग लेंस था, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव थी, हवा में भी कन्वर्जिंग था, पानी के अंदर डाला तो अभी भी ये कन्वर्जिंग ही है, मतलब इस लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ गई, मतलब पावर इसकी घट गई। मतलब अगर ये लेंस हवा में रेस को ज्यादा बेंड कर रहा था पानी के अंदर, अब अगर आप पैरेलल रेस भेजोगे ये कम बेंड करेगा, ठीक है, पानी ऐसे, समझ में आ रही है बात। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस रिजल्ट, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μl, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर, दिस इज म्यू ऑफ लेंस, पूरा ही लिख लेते हैं लेंस, ठीक है। एयर में ये कन्वर्जिंग नेचर का है या डाइवर्जिंग, मैं इसी की जगह कॉनकेव ले लेता, डाइवर्जिंग नेचर आ जाता, तो मेरे पास एक लेंस है, हवा में उसका नेचर कैसा है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वॉटएवर। आपने उस लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया सो दैट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, जैसे पानी में डाला था, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। सो व्हाट इज द सिचुएशन, मेरे पास एक लेंस है, हवा में उसका नेचर कुछ भी है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वॉटएवर, जब मैं उसको किसी ऐसे लिक्विड में डाल दूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो उसकी पावर घट जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, बट नेचर नहीं बदलेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा। और अगर आप कोई ऐसा लिक्विड ले लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो, तो यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मान लो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता 2, तो 1 मिनट देखना क्या होगा 1/f आएगा, म्यू रिलेटिव -1, देखो 1, जब आप लेंस को किसी लिक्विड में डाल दोगे, ये राइट हैंड साइड टर्म को कुछ नहीं होता, ये वही रहना है, इसको क्या फर्क पड़ेगा, कर्वेचर थोड़ा ना बदलेंगे, फर्क पड़ता है इस पहले टर्म को, म्यू आर को। अब म्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 3/2/2, यानी 3/4 - 1, 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू 2/r ही आएगी,
यानी ये हो जाएगा निगेटिव, यानी लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव। सो द कंक्लूजन इज, मेरे पास एक लेंस है कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी नेचर का, हवा में, उसको मैंने किसी लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस से, तो नेचर नहीं बदलेगा, नेचर विल नॉट चेंज बट पावर विल रिड्यूस, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। और अगर आपने किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, देन तो लेंस का नेचर ही पलट जाएगा। मतलब अगर मान लो ये ऐसे मैंने इस लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो पैरेलल रेज आएंगी ना, ये पैरेलल रेज डाइवर्ज कर जाएंगी, क्योंकि अब ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा उस लिक्विड के अंदर। इज दैट ओके? नोट कर लो ये सारी बातें। कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो बता दो मुझे। अंतरिक्ष क्लियर है बेटा? वो एसी चलाना है, ऑन कर लो, उधर स्विच ऑन है, रिमोट यहां होगा। नोट करो। ऑनलाइन भी किसी को डाउट है तो बेटे बता दो। जसमीत क्लियर है बेटे? जसमीत यार ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? घर पे नहीं हूँ और पहले एग्जाम। अच्छा ठीक है, दोनों बातें, घर पे नहीं हूं और एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स कैसे दे रहे हो? पहले एग्जाम्स करते, अब घर पे नहीं। अच्छा, दोनों अलग अलग टाइम के इंसिडेंट है। हाँ जी बेटे। सेकेंड केस में फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो उस हिसाब से वो, मतलब वो कोई एक स्टैंडर्ड, हिज क्वेश्चन इज अर्शपाल का, कि सेकंड केस में जैसे पहले आपने कहा कि लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, उसको बंद ही कर दो यार, लेंस की, इधर आके अंतरिक्ष आओ तो बैठ जाओ। अच्छा बंद होगी आवाज, चलो। देखो जैसे पहले केस में आपने देखा कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो लेंस का नेचर नहीं बदला, फोकल लेंथ बढ़ गई, है ना। अब इस केस में अर्शपाल बेटे, लेंस की फोकल लेंथ पहली बात निगेटिव ही हो गई, सो नाउ देयर इज नो कंपैरिजन कि न्यूमेरिकली क्या फर्क पड़ा। जैसे पहले इसकी फोकल लेंथ हवा में थी 60, अब ये -30 हो गई या -90 हो गई, देयर इज नो नीड ऑफ कंपैरिजन। और अगर कहेगा ही तो कैलकुलेट कर लेना फिर वहां पे वैल्यू, इसकी आराम से आंसर आ जाएगा। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जिसको हम याद रखें। क्लियर? चैतन्य डाउट कोई? कहा बोलो बेटा। म्यू लिक्विड और अगर सेम हो गए तो फिर ये रेज, फिर बता देता हूं वो केस भी, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 1। सो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। पावर कितनी हो जाएगी, 0। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब उस केस में ये ट्रांसपेरेंट, हमें विजिबल ही नहीं होगा क्योंकि रेज ऐसे ही चली जाएंगी। तो आप अगर एक लेंस ले लो ना, बुकलेट में क्वेश्चन भी, एक लेंस ले लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट लेंस है, ठीक। आप इसको किसी ऐसे लिक्विड में डाल दो, वो भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2, लेंस को डालोगे, लेंस इनविजिबल सा, क्योंकि तुम उसकी तरफ रेज भेजोगे, वो रेज बेंड ही नहीं होंगी, वो रेज सीधे सीधे निकल जाएंगी, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि वहां पे कुछ पड़ा हुआ है। It's okay. So if mu of lens and mu of liquid becomes same, then power becomes 0, focal length becomes infinite. लिख लो इस चीज को, इस कंडीशन के लिए लिख लो, mu liquid less than mu lens, mu liquid is less than mu lens, then nature of the lens will remain same. नोट कर लिया आई थिंक, अपने आप लिख लिया तुम लोगों ने? ओके फिर ठीक है, लेंस का नेचर सेम रहेगा, पावर घट जाएगी, और इस केस में तो लेंस का नेचर ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे देखना इधर, सपोज दैट ये मैंने एक ग्लास स्लैब ली ऐसे, ये सॉलिड ग्लास है, ग्लास के अंदर ऐसे ये एयर कैविटी है कॉन्वेक्स शेप की, ठीक।
इस केस में अगर मैं ऐसे पैरेलल रेज भेजूंगा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये रेज कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी? अगर कॉन्वेक्स शेप का लेंस है, इस शेप का लेंस है और इसका अंदर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो इट इज कन्वर्जिंग। लेकिन इस केस में अंदर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। ऐसे ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो बात को ना? ठीक है। और अगर इसी ग्लास के अंदर तुमने एक ऐसे कॉनकेव ऐसे लेंस बना दिया, ये ग्लास है और ये अंदर क्या है? एयर। ये कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग। इस पे अगर तुम पैरेलल रेज भेजोगे दे विल गेट कन्वर्ज। समझ गए ना? क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा, एडवांस लेवल पे कराऊंगा मैं। एयर कैविटी बना देंगे प्रिज्म के अंदर, एक ग्लास प्रिज्म के अंदर ऐसी एयर कैविटी, तो वो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो जाएगा। और अगर ये दे दिया तो वो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नोट कर लो इसको, दोनों डायग्राम बना लो। एयर कैविटी इनसाइड ग्लास, एयर कैविटी इनसाइड ग्लास। ठीक है, लिख भी लो बेटे, एयर कैविटी इनसाइड ग्लास। या ऐसे ही कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पानी के अंदर एक एयर बबल है। एयर बबल यानी कायदे से देखा जाए तो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स शेप ना। सो अगर पानी के अंदर एयर बबल है तो वो कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह। सी, एयर बबल तो दोनों साइड से कॉन्वेक्स शेप आएगी ना। सो एयर बबल इनसाइड वाटर विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। वो भी लिख लो, एयर बबल इनसाइड वाटर will behave as a diverging lens. अच्छा, अब देखना इधर, लेंस मेकर फॉर्मूले में म्यू आर -1 इंटू 1/r1 -1 बाय r2 ये टर्म आया था। हमने इसका डिस्कशन तो कर लिया। लेंस को जब आप किसी मीडियम में डाल देते हो, इस दूसरे टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले टर्म पे हमने देखा फर्क पड़ा था, बिकॉज म्यू आर क्या था? लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, है ना। अब देखते हैं इस पे क्या असर पड़ेगा। इस पे असर पड़ेगा जब आप लेंस को कट करोगे। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दिया। सो अगर आप इसको इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे कट करोगे, इट विल बी इन टू पार्ट्स, ऐसे ऊपर वाला पार्ट और ऐसे नीचे वाला पार्ट। अर्पित क्या होगा? अगर ओरिजिनली इसकी फोकल लेंथ f थी, अब ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की फोकल लेंथ क्या होगी? क्या? सोच के जवाब दो भूमिका। इट विल रिमेन सेम। सोचना क्या इतना? हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो नेचर है ऐसे तुमको कंफ्यूज करना। सो ये R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप एक लेंस को उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दोगे, देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ। ये वाले हिस्से की फोकल लेंथ भी f रहेगी, ये वाले हिस्से की भी f। इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, आगे मैं कराऊंगा। जैसे लेट्स से ये हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस का फोकस f, ये 2f, इधर भी एक f, इधर भी एक 2f। इंसिडेंट रेज अगर इधर से आएंगी तो इसको हम मेन फोकस इसको बोलते हैं, है ना। एनीवेज, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है f और 2f के बीच में, तो वी नो दैट इमेज बनती है 2f के बियॉन्ड। ये सारे केसेस वैसे आपने 10th क्लास में पढ़े होते हैं, बट एक बार हम क्विकली रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, सो अगर f और 2f के बीच ऑब्जेक्ट, तो उधर बनती है इमेज, इट इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। अभी दिखेगा नहीं, मैंने पॉइंट इमेज बनाई है। अब अगर मैं इस लेंस को कट करके दो हिस्सों में कर दूं, ऐसे,
एंड नीचे वाले हिस्से को ऐसे। मतलब मैंने लेंस को काट तो दिया दो हिस्सों में, ये f, ये 2f, दिस इज f, दिस इज 2f। लेंस को मैंने कट तो कर दिया दो हिस्सों में, लेकिन डिस्प्लेस अभी बिल्कुल भी नहीं किया, बस लेंस को ऐसे काट के एंड दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज पे। इमेज अभी भी यहां पे एज इट इज बन रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस को आपने कट ही किया है ना। मेरे घर पे आपके प्लेन मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर एक ही है, आप प्लेन मिरर को उतारो, उसको दो हिस्सों में काट के फिर से एक साथ कांटेक्ट में रख दो, इमेज एक ही बनेगी, दो थोड़ा ना बनेगी। याद रखना, किसी भी लेंस का, किसी भी मिरर का जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो रे ट्रेसिंग होती है ना, लेंस का जो हिस्सा, जैसे इस लेंस का अपर हाफ इमेज फॉर्मेशन जैसे कर रहा है वैसे ही अभी भी करेगा। यहां से लेंस टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है। इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चली थी ऐसे, दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन के बाद ये यहां चली गई थी, तो वो रे तो बेटा अभी भी यहां से ऐसे जाके ऐसे जा रही होगी ना। इस रे को क्या मतलब कि लेंस यहां से टूट चुका है। जब तक आप इस लेंस को थोड़ा शिफ्ट नहीं करते इधर उधर, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस का हर छोटा टुकड़ा जो इमेज क्रिएट कर रहा होता है, बाकी के लेंस से उसको कोई लेना देना नहीं होता। आप इस पूरे लेंस को कट करके हटा दो। एक काम करो, ये जो पूरा लेंस था, लेंस का सिर्फ इतना सा पीस बचा के रख लो, बाकी पूरे लेंस को हटा दो। सिर्फ इतना सा पीस बचा हुआ है लेंस का, ये पीस, समझ रहे हो, इतना सा पीस ऊपर से ये हटा दिया मैंने, नीचे से सब हटा दिया, इमेज अभी भी वही बनेगी। लेंस के इस पीस को कोई लेना देना नहीं। देखो यहां पे जो रह गई है वो वहां जा रही थी, ऊपर वाला हिस्सा ना हो क्या फर्क पड़ता है भाई। अब खुद सोचो ना, ऑब्जेक्ट से रे चली, ग्लास में गई, वेदांश जागते रहो अलर्ट, माना तुम लोग के स्कूल एग्जाम है बट अलर्ट बेटा। ऑब्जेक्ट से रे गई, उस ग्लास में से पास हुई, इस ग्लास में से, और वहां पे उसने इमेज बना दी। इसे क्या फर्क पड़ता है ऊपर ये लेंस है नहीं है, नीचे है नहीं है। तो इतना सा टुकड़ा भी है, हाँ इसको तुम ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे देन इट विल चेंज। मैंने शिफ्ट नहीं किया, मैंने इतने टुकड़े को छोड़ के बाकी का पूरा लेंस हटा दिया, इमेज अभी भी वही बनेगी। नो डाउट इमेज बड़ी, मतलब उसकी इंटेंसिटी घट गई होगी, क्योंकि बाकी का जो लेंस था वो अब वहां इमेज नहीं बना पा रहा, वो लेंस है ही नहीं। इट्स ओके। सो अब क्या होगा, अगर आपने लेंस को ऐसे काटा, नो चेंज इन फोकल लेंथ। अगर आप ऐसे कट करके, हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इस वाले लेंस को मैं ऊपर वाले हिस्से को 2 mm ऊपर शिफ्ट कर दूं, नीचे वाले को 2 mm नीचे या 1 mm नीचे, वॉटएवर, अब फर्क पड़ेगा। वो आगे अभी आज या अगली क्लास में आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, वी विल स्टडी दैट। समझ गए। फिलहाल बस इतना नोट करो कि अगर लेंस को उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट किया, देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ बिकॉज R1 R2 पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, बात है नहीं बेटे। कावे क्लियर है ना। वो जो क्वेश्चन बोले थे एक्सरसाइज 2 के करे बेटे, वो मैं आज तो खैर एक्सरसाइज 1, इस संडे टेस्ट है, अगले वीक थोड़ा सा काम मैं कम कर दूंगा आपको, सो दैट आप हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं उस पर फोकस कर सको अच्छे से। बट इस संडे तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, संडे टेस्ट दो अच्छे से इसका। ठीक है। नाउ अगर हमने लेंस को ऐसे, ये वाला कर्वेचर मान लेते हैं R, ये वाला कर्वेचर भी मान लेते हैं R, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था ये, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे कट किया ना, अब फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा। अब आपने इस लेंस को काट दिया, अब ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गए हैं। दीज आर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। ओरिजिनल लेंस की अगर फोकल लेंथ थी f, सो फॉर ओरिजिनल लेंस 1/f वॉज, इसको मत छेड़ो अब, इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेंस को ऐसे काटने से, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि लेंस का सराउंडिंग एयर, अभी भी इन लेंसेज का सराउंडिंग एयर है, मैंने थोड़ा गैप कर दिया बीच में। समटाइम्स आप डाउट आते हो कि तो सर बीच में से काटा, तो इस लेंस के लिए तो सर उधर लेंस है इधर एयर है, थोड़ा गैप कर दो बीच में। तो इस वाले लेंस के लिए भी इधर भी एयर इधर भी एयर, ये वाले लेंस के लिए भी बेटे सेम। सो म्यू माई, अब पहले वाले टर्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा, दूसरे वाले टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/r हो जाएगी ओरिजिनल लेंस के लिए, है ना। नाउ इफ आई कंसीडर दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए आएगा 1/f', पहले वाले टर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 1/r1, मान लो रेज इधर से आ रही हैं,
सो R1 की वैल्यू होगी प्लस R, और R2 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। जीरो कहाँ, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस है, बाद में जीरो आएगा। सो ये फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 1/f डैश इज म्यू माइनस 1 बाय आर, और वो है 2 टाइम्स, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई? दुगनी। आधी का दुगनी। 1/f डैश म्यू माइनस 1 बाय आर की वैल्यू है 1/2f। फोकल लेंथ हो गई दुगनी, पावर हो गई आधी। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले ये भी कन्वर्जिंग सरफेस था, ये भी कन्वर्जिंग था, अब सिर्फ एक कन्वर्जिंग रह गया, ये प्लेन है। सो लेंस को अगर ऐसे कट करोगे, एंड रिमेंबर इट वाज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर आधी रह जाएगी, फोकल लेंथ दुगनी। R1 R2 अलग होते फिर हाफ नहीं आता, फिर अलग अलग होता ना आंसर, क्योंकि ये R1 होता, वो R2 होता। ओके, सो लेंस को अगर हमने इस तरह से कट कर दिया, इट वाज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सो पावर विल बिकम हाफ, फोकल लेंथ विल बिकम डबल। क्लियर? नोट करो इसको। एंड अगेन रिमेंबर इट वाज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मनस्विनी क्लियर है ना बेटा? देखा हर पते, जैसे ही बोला पेरेंट्स से मीटिंग कराओ, एकदम अच्छा बाबू बन के चश्मा वश्मा पहन के आगे बैठ गए। हाँ, नहीं एकदम नहीं, तो पीछे च्युइंगम खाते हुए स्टाइल में एक हरफते, और आज ऐसे चश्मा लगाए हुए एकदम पढ़ता हुआ हरफते। फर्क देखा बाबू? इसका नाम पड़ गया ना, अब तुम लोग ये नाम डाल दोगे इसका। नहीं एकदम देखो सिंसियर लग रहा है, एकदम स्टूडियस बच्चा। बहुत ज्यादा डाउट है तुम लोगों को ना इस बात पे। पढ़ाई करो हरफते बेटे, पढ़ाई करो। काम ही गया है तुम लोगों का। अच्छे से नींद लो पूरी, ढंग से खाओ पियो, थोड़ा एक्टिविटी कुछ हल्की फुल्की दिन भर की, और पढ़ाई। यहाँ पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं तुमने हरफतेह सिंह, नहीं ना? तो फिर आलस है, डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, ये सारी चीजें। क्लियर है? सो प्लीज ये जो हाफ वाला टर्म बोला या डबल फोकल लेंथ, इट इज ओनली फॉर इक्वी कॉन्वेक्स। R1 R2 अलग है, फिर यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, अभी लेंस को किसी भी तरह से कट कर दें, आप बस ये ध्यान देना कि R1 R2 उन पे क्या असर पड़ रहा है, अकॉर्डिंगली आप नई फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? नाउ सुनो ध्यान से। जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक लेंस है, इसमें से हमने इतना पोर्शन कट कर दिया, ऐसा हो गया लेंस ये। ठीक, रेज ऐसे आ रही हैं पैरेलल। मनस्विनी बेटे आप बताओगे ये रेज कैसे जाएंगी? नीचे वाला हिस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है, ऊपर वाले हिस्से से हमने आधा पार्ट उड़ा दिया ऊपर वाला, और ये इट वाज इक्वी कॉन्वेक्स, इट वाज इक्वी कॉन्वेक्स। नीचे वाले हिस्से की फोकल लेंथ अभी भी कितनी है? f। ऊपर वाले हिस्से की फोकल लेंथ कितनी हो गई? 2f। तो ऊपर वाली ये रेज ज्यादा दूर जाके कन्वर्ज होंगी यहां पर ऐसे, और नीचे वाली ये रेज यहां हाफ डिस्टेंस पे यहां कन्वर्ज होंगी, है ना? पर इतने बड़े टेस्ट का एक क्वेश्चन हो गया +4। मिलता जुलता दूंगा, थोड़ा चेंज करके कोशिश करूंगा, मतलब पानी वानी डाल देंगे चारों तरफ, या खाली नीचे वाले हिस्से में पानी। देखो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्या करूं, नीचे वाले हिस्से में पानी भर दूं, है ना, एंड कुछ भी चेंज कर दूंगा, आप सॉल्व करना उसको। फिर नीचे वाले हिस्से के लिए म्यू आर बदल जाएगा ना, और ऊपर वाले हिस्से के लिए तो आप फिर वो सोच लोगे आप कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, दिमाग लगाना उस पर। नोट कर लो बेटे। क्लियर है जसप्रतीक? ओके, तो फिर जसप्रतीक आप जवाब दो।
ये मैंने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया बेटे, ठीक, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने कट किया दूसरे केस में ऐसे एंड ऐसे रख दिया, कट करके बस ऐसे ही छोड़ दिया, हल्का सा गैप ले आए बीच में, हल्का सा एयर गैप, नहीं लाना मत लाओ, टच करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे केस में मैंने क्या किया, इस वाले लेंस को मैंने रोटेट कर दिया, इसका प्लेन साइड लेफ्ट को कर दिया, ये वाले को रोटेट कर दिया, प्लेन साइड इसका लेफ्ट, राइट साइड वाला वैसे का वैसे ही पड़ा है अभी भी, ऐसे, समझ गए ना, ये वाले को मैंने रोटेट। चौथे केस में मैंने क्या किया, दोनों को रोटेट कर दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे। किस केस में फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी? 1 2 3 4। किस केस में लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी? बेसिक फंडे क्लियर होंगे आपके, सब पढ़ के ढंग से समझ के चीजों को। यशराज बताओगे बेटा, किस केस में लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी? जतिन, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस के दोनों साइड अगर सराउंडिंग सेम है, इन सब केसेस में एक ही बात है, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? f, इसकी कितनी है? 2f, 2f, इसकी भी क्या है? 2f। मैंने आज ही पढ़ाया, पिछली क्लास में बताया, लेंस को ऐसे रखो, ऐसे घुमा के रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मीडियम सेम है दोनों तरफ, ठीक है। सो इन ऑल द केसेस इफेक्टिव, एक्चुअली हम अभी पढ़ेंगे, अगर दो लेंसेज आपस में आप कांटेक्ट में लाके रखो ना, दो लेंसेज को, सो 1/f इफेक्टिव आता है 1/f1 प्लस 1/f2। सो यहाँ पे आएगा 1/2f प्लस 1/2f, f इफेक्टिव इज f ओनली। सो इन चारों केसेस में कोई फर्क नहीं है, ऑल आर सेम, क्लियर। और ये भी नोट कर लेना, व्हेन थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे आती है? 1/f इफेक्टिव इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 3-4 लेंस रख दो थिन, बट मोटे मोटे लेंस नहीं, थिन लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हैं तो वो भी नोट कर लेना। लिख लो, when thin lenses are in contact, when thin lenses are in contact, then 1/f effective equal to 1/f1 plus 1/f2। ठीक है निमेश, एक्चुअली इस फॉर्मूले में पता है निमेश क्या हो रहा है, पावर इफेक्टिव इज P1 प्लस P2। तो बेसिकली ना, जब मैंने 2-3 लेंसेज को ऐसे कांटेक्ट में रखा है ना निमेश, तो आप बेसिकली कह रहे हो सर इफेक्टिव पावर इज P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दो, इफेक्टिव पावर जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, द इफेक्टिव पावर इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये लेंस लेते हैं, इस लेंस का कर्वेचर रेडियस इधर ले लेते हैं 60, चलो ये भी 60, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कट करा, उस तरह से घुमा के रख दिया दोनों पीसेस को ऐसे, और यहां पे पानी भर दिया ऐसे, बीच में वो थोड़ी सी जगह में पानी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। और अब मुझे चाहिए उस सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब वो 3 लेंस है आपस में, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स और बीच में कॉनकेव लेंस। सो मुझे चाहिए व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दैट सिस्टम। अगर पानी नहीं भरते तो फोकल लेंथ उतनी ही होती जितनी इसकी है, अभी किया। पानी भर दिया तो अनिमेश, पानी भर दिया तो फोकल लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? सोच के बताना। क्वेश्चन सुनो, इसकी फोकल लेंथ पहले निकालो, इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? 60 आएगी, आज ही किया, फिर भी चलो। 1/f इज म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव है 3/2/1, सो 3/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा 2/r, तो ये फोकल लेंथ कितनी आ गई? 60। आपसे क्वेश्चन है निमेश, इस लेंस की ओरिजिनली फोकल लेंथ क्या थी बेटे? 60। मैंने ऐसे स्लाइस किया इसको,
दोनों हिस्सों को घुमा के रख दिया, पानी नहीं भरा तो फोकल लेंथ 60 ही रहेगी, है ना। पानी भर दिया तो 60 से ज्यादा या कम, बिना सॉल्व करे बताओ। सॉल्व तो करेंगे हम अभी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढेंगे, आप ऐसे ही बताओ। क्यों? ही सेज फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। आदित्य है क्लास में आज? नहीं है। यस आदित्य, तुम बोलो बेटे, क्या जवाब देते हो इस केस में? अगर बीच में पानी नहीं भरता तो फोकल लेंथ ने 60 ही रहना था, पानी भर दिया, अब बोलो फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अनिमेश का आंसर है फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों अनिमेश? कोई जवाब देगा? जतिन? न्यूमेरिकली नहीं, मुझे ऐसे ही बताओ, जस्ट सोच के। सॉल्व तो हम अभी कर ही लेंगे। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो रही होगी, मीन व्हाट? ट्रांसपेरेंसी वाला टर्म हम तो मान के चल रहे हैं ये सब 100% ट्रांसपेरेंट है। सुनो मेरी बात, पावर घटेगी क्योंकि ये कन्वर्जिंग था, बीच में पानी का बना कॉनकेव होगा डाइवर्जिंग। सो कन्वर्जिंग के बीच एक डाइवर्जिंग आ गया तो पावर घट जाएगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। नाउ यू मे से कि सर ये जो पानी वाला कॉनकेव है इसका सराउंडिंग तो ग्लास है, पानी वाले कॉनकेव लेंस का सराउंडिंग ग्लास, तो ऐसे क्वेश्चंस को पता है कैसे डील करते हैं। मुझे इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ चाहिए तो इसे मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। इसको मैं, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देन हल्के से एयर गैप के बाद पानी का बना हुआ एक कॉनकेव लेंस, इमेजिनरी ऐसे, और इमेजिनरी क्या, वहां पे वो सचमुच पानी का कॉनकेव लेंस बन रहा है, बस फर्क ये है कि बीच में कोई एयर गैप है नहीं। इसे कहते हैं वर्चुअल एयर गैप मेथड, फिक्टिशियस एयर गैप। आप यहां पे एक एयर गैप इमेजिन कर ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में नहीं किसी और में। यहां पे थोड़ा सा और एयर गैप मान के, दिस इज अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों तरफ एयर, बीच में जो कॉनकेव लेंस है पानी का बना उसके भी दोनों तरफ एयर, ये हल्का हल्का एयर गैप माना है मैंने। ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। मेरी बात सुनना गौर से, ग्लास से रेज एक्चुअली कहां जा रही थी? पानी में। मान लो रेज आई, पहले जाएंगी एयर से ग्लास, ग्लास से पानी। अब क्या होगा? एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, एयर से फिर पानी। ये सरफेस और ये सरफेस दोनों का कर्वेचर सेम है, तो ये बीच में जो एयर की स्ट्रिप आ गई ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेस ग्लास से डायरेक्ट वाटर में एंट्री कर लें या ग्लास से पहले एयर में, एयर से फिर ग्लास में, और उस ग्लास और उस वाटर का कर्वेचर एक जैसा ही है। ये ग्लास और इस वाटर का कर्वेचर एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात सुनो, आप ऐसे कोई एक मटेरियल ले लो, ऐसे मान लो ये वाला कर्वेचर रेडियस भी आर है, ये वाला कर्वेचर रेडियस भी आर है, कोई भी मटेरियल हो, ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। आप फोकल लेंथ जरा इसकी निकालो, 1/f इज म्यू माइनस 1, 1/r1, r1 भी निगेटिव, r2 भी निगेटिव, सो 1/r1 आएगा माइनस आर, माइनस 1/r2 आएगा वो भी माइनस आर, ये -1/r, ये +1/r, क्या हो जाएगा? 0। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। फोकल लेंथ इंफिनिटी मतलब पावर 0, मतलब रेज को कुछ नहीं होगा। पावर 0 मतलब रेज एज इट इज पास कर जाएंगी। तो यहां पे इसका कर्वेचर रेडियस और इस पानी वाले सरफेस का कर्वेचर रेडियस सेम है, तो इसलिए तुम कहो कि सर रेज ग्लास से वाटर में ले जाओ या ग्लास से एयर, एयर से वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस तरह का वर्चुअल एयर गैप मान लेने से हमारे सॉल्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? क्लियर है एकदम? ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। हम वहां पे वर्चुअल एक एयर गैप मान के, अब मैं कहूंगा यार ये तीन लेंसेज आपस में कांटेक्ट हैं और तीनों का सराउंडिंग क्या है? एयर। तीनों का सराउंडिंग एयर है। ओके, पहले इतना नोट करो। ये जो बीच में वर्चुअल एयर गैप वाली बात बताई अपने हिसाब से लिख लो, क्योंकि वर्चुअल एयर गैप तुमने माना तो बीच में एक ऐसी एयर स्ट्रिप आ गई जिसका दोनों तरफ कर्वेचर एक जैसा है।
तो अगर ऐसी कोई भी स्ट्रिप है दोनों तरफ कर्वेचर सेम, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ गई, पावर ही नहीं है उसकी कोई, म्यू कुछ भी होता रहे। यस बेटा, अब पूरे को तुम कह रहे हो सबको पानी के अंदर ले जाएं, फिर सिचुएशन, फिर मुझे वर्चुअल वाटर गैप मानना पड़ेगा बीच में। मान लो तुम कहते ये सर कोई ऑयल है, वो आगे बताऊंगा, अभी एयर गैप, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। कावे क्लियर है ना बेटा? गुड, वेरी गुड। So by assuming a small air gap, there will not be any effect in the formation of final image. By assuming virtual air gap, there is no effect in the position and nature of final image. ठीक है? So अब आओ कुशाग्र बेटा, इसकी फोकल लेंथ 60 थी, इक्वी कॉन्वेक्स था, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटे? दुगनी, पावर आधी। ये तभी करना जब इक्वी कॉन्वेक्स है, नहीं तो सॉल्व कर लेना। इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है? बीच वाले पानी वाले लेंस की फोकल लेंथ जरा निकाल ली जाए, ये पानी वाला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 1/f' इज म्यू आर -1 यानी 4/3 -1। अब इसका मैं सराउंडिंग क्या एज्यूम करूंगा? एयर, सो म्यू रिलेटिव इज 4/3/1। पर इसका क्लियर है ना बेटा? म्यू रिलेटिव -1, 1/r1, r1 आएगा -60, -1/r2 आएगा +60। याद रखना, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 -1/r2 बनता है 2/r, और अगर इक्वी कॉनकेव लेंस है तो ये बनता है -2/r। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/f' की वैल्यू 1/3 इंटू -2/60, तो ये कितना आ जाएगा? 1/f' -1/90। So now what will be the effective focal length of this combination? 1/f effective is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. So 1/120 plus 1/-90 plus 1/120. इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है अरमान, क्लियर है बेटे? गुड। सो इस क्वेश्चन में आपने एक तो इफेक्टिव फोकल लेंथ वाला कंसेप्ट देखा, एंड यू ऑल्सो हैव सीन वर्चुअल एयर गैप मान के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे मत खासो बेटा, डाउट होने लगता है एकदम, सब तुम्हें ही देख रहे हैं ऐसे, तुम कल्प्रिट हो बहुत बड़े। संचित तुम हो? कोई नहीं बेटा, ध्यान रखो। शहर क्लियर है बच्चे? ओके। ये वर्चुअल एयर गैप मेथड कई जगह काम करेगा, देखना आप। हाँ जी बेटे मुकुल। सर यहाँ पे अपने ये कर सकते हैं कि वाटर के सराउंडिंग में ग्लास है और फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं, बट ना वो प्रॉब्लम फिर तुम पता है, अगर तुम कहोगे, मुकुल का कहना है सर ये वर्चुअल एयर गैप ना मानूं मैं बोलूं वाटर का सराउंडिंग ग्लास है, तो बेटा फिर ये जो ग्लास वाला लेंस है ना, इसके लिए तुम वो फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे 1/f वाला, क्योंकि इस ग्लास के लिए एक तरफ एयर है एक तरफ वाटर है, फंस जाओगे। तुम वाटर के लिए तो लगा लोगे, दोनों तरफ ग्लास ले लोगे, म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, बट प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए क्या करोगे फिर? उसके लिए तो एक तरफ एयर एक तरफ वाटर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? फंसेंगे हम उसमें, उसका इलाज है हमारे पास, बट वो लेंथी मेथड है, ये इजी है, वर्चुअल एयर गैप मान लेना। ठीक है? देखो इस वर्चुअल एयर गैप वाले मेथड से देखना फायदा क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मान लो हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है ऐसे, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है मान लो 10 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसकी ये वाली सरफेस पे हमने पॉलिशिंग कर दी तो ये प्लेन मिरर बन गया। गौर से समझना, मैं सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से समझो। सामने यहां पे हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट,
जिसका डिस्टेंस है लेट्स से 20 सेंटीमीटर, थोड़ा ठीक है, इट्स ओके। हमें बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और फाइनल इमेज कैसी होगी, रियल या इन वर्चुअल। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट इमेज ही बनेगी, साइज की बात नहीं है ना। गौर से सुनो, एक मैं इसको सॉल्व करूंगा एकदम प्रॉपर उसी से जो रेस के साथ हो रहा है। रेज यहां से चलेंगी, पहले जाएंगी एयर से ग्लास, फिर जाएंगी इस प्लेन मिरर पे। पहले यहां रिफ्रैक्शन होगा, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन लगाएंगे फॉर्मूला, फिर जाएंगी रेज मिरर पे टकराएंगी, मिरर से वापस फिर ग्लास से एयर। तो इस क्वेश्चन में रेज के साथ 3 इवेंट हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, फिर प्लेन मिरर, फिर रिफ्रैक्शन। सो लेट अस सॉल्व इट बाय प्रॉपर स्टैंडर्ड वे। तो पहले यहां और रे डायग्राम भी बनाते हैं। तो ये रे ऐसे गई, ध्यान से देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप बस समझो। ये रे ऐसे गई। ऑप्टिक्स में अगर आप कोई बहुत ज्यादा केसेस, बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं पढ़ते हो, आप बस रेस के साथ जाके स्टैंडर्ड वे में सॉल्व करते हो, कई क्वेश्चन हो जाते हैं। रेस कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास। सो आई विल यूज द फॉर्मूला μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू 0। चलेगा? वैसे इसका भी मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया है, ठीक है, बट लेट अस सॉल्व इट लाइक दिस। प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन, यही फॉर्मूला है। रेस कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास। तो पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। सो μ2 की जगह आ जाएगा 3/2, μ1 की जगह आ जाएगा 1। रेज इधर जा रही हैं, ऑब्जेक्ट इधर है, तो u की जगह -20, 0। सो यहां से आ गया 3/2v, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके -1/20। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। और लेंसेज के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में अगर माइनस आता है इमेज, तो इमेज इज वर्चुअल। आई एम रिकॉलिंग इट अगेन, ऑल नेगेटिव इज रियल, ऑल पॉजिटिव इज वर्चुअल, बट लेंसेज के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में इमेज के लिए उल्टा, माइनस तो वर्चुअल। ठीक, तो माइनस यानी पीछे। तो गौर से देखना, ये रेज जा रही थी रेयरर से डेंसर, तो ये रेज नॉर्मल की तरफ मुड़ी होंगी। ऑलरेडी मैंने एंगल कम लिया है तो डायग्राम में आपको फील नहीं आएगा वो, बट ये रे ऐसे बेंड हुई, इट विल गो लाइक दिस। समझो आप पहले प्लीज, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, आप समझो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझो भूमिका बेटे। नोट्स वगैरह का टाइम दूंगा, आप बनाना। प्लेन मिरर को ऐसा लगेगा रेज यहां से आ रही है I1 से, ये ऐसे ऐसे। प्लेन मिरर के लिए अब I1 कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। मिरर्स के लिए सामने रियल, सिंपल कंसेप्ट है भाई मिरर्स के लिए। पहले सरफेस ने इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाई है। फॉर द प्लेन सरफेस ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है। आप डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग से देखो, अगर रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज होती है तो सचमुच तो नहीं मिलती ना, तो जहां से आती हुई अपीयर होती है उसी को कहते हैं ना वर्चुअल इमेज। सो पहले सरफेस ने ये वर्चुअल इमेज बनाई है जो प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्लेन मिरर है, सामने से ऐसे रेज डाइवर्जिंग आ रही हैं, सो प्लेन मिरर को तो लगेगा ना ये रियल ऑब्जेक्ट है उसका। आर यू गेटिंग इट? सो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना पीछे है? सामने, सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी है? 10, और ये कितनी थी? 30 थी ना, तो 10 + 30 40। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहां है? 40, तो प्लेन मिरर पीछे इमेज बनाएगा 40 पे। इतना नोट कर लो, मैं यहां डायग्राम बनाना है, इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं सॉल्व। और अगर जिसको समझ में आ रहा है अपने आप से आगे सॉल्व करने के लिए सोचो। आई विल गिव, ऐसा क्वेश्चन भी एक आएगा पक्का, ठीक है भाई सब बेटे? 8 नंबर हो गए। केशव सिंह बेटे ऑफलाइन भी आ जाओ, बड़े दिन हुए तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। ऑनलाइन में भी कहां जवाब दोगे तुम? देखा गायब है। यस सर। अच्छा हो तुम, सॉरी मैंने तुम्हारी सिंसियरिटी पे शक किया। सुन रहे हो ना केशव बेटे ध्यान से? यस सर। गुड, वेरी गुड।
7:30 तक क्लास होनी है, सुन के थोड़ा दिक्कत तो नहीं हो रही? खुश तो हो बहुत? ऑल द वे खरड़ से आए हो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके जाओ, है ना? यथार्थ क्या हो, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? वो कैप्टन क्यों नहीं आया तुम्हारा? अच्छा, कैप्टन भी खरड़ से आता है? बेचारा वैसे ही इतना कमजोर है, उसको इतना ट्रेवल करवाते हो। अच्छा, एनीवेज, अब देखो सामने। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये प्लेन मिरर अब इस 40 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट की 40 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनाएगा, यानी ये वाली रे एज इट इज वापस जाएगी, ये वाली रे ऐसे वापस जाएगी, एंड इट विल अपीयर एज इफ दिस रे इज कमिंग फ्रॉम हेयर, मिरर के पीछे कहां से? 40 सेंटीमीटर, यहां से। अब मैं इसको ना डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, मेरी बात सुनना, गौर से सुनना मेरी बात। लास्ट क्लासेस में हमने किया, पानी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट एच पे था, आप ऊपर से देखते थे ऑब्जेक्ट कहां दिखता था? एच बाय म्यू पर। जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस पर, ये रिफ्रैक्शन अब फिर से होने जा रहा है प्लेन सरफेस, रेस कहां से कहां जा रही हैं? डेंसर से रेयरर, तो इमेज डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय म्यू। यार भाई अपरेंट डेप्थ वाला केस, यहां पे यही हो रहा है। शुड नॉट से सर इमेज तो ये एयर में है, अरे भाई ये ग्लास को कोई मतलब, ग्लास पे ये रेज आ रही है, पीछे पूरा ग्लास होता या ग्लास यहीं पे खत्म है, इस सरफेस को इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पर रेज आई है। ये रेज कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है प्लेन सरफेस के लिए? 50, 40 प्लस ये 10, 50, तो इमेज कहां बनेगी? 50 अपॉन म्यू पर। सिंपल। आप म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू 0 करके कर लो, आंसर आ जाएगा। बट रिमेंबर द डायरेक्ट रिजल्ट ना, जब भी रेज का प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो जा रही है डेंसर से रेयरर, तो इमेज डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय म्यू कर देते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये 50 था डिस्टेंस, तो 50 बाय म्यू कितना रह जाएगा? 50 अपॉन 3 बाय 2, यानी 100 बाय 3। यानी यहां पे रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज आ रही है डेंसर से रेयरर, नॉर्मल से दूर हटेगी, एंड इट विल अपीयर एज इफ फाइनली ये रे यहां से आ रही है प्लेन सरफेस से 100 बाय 3। ये बनी फाइनल इमेज। किसी को भी कहीं पर भी डाउट है डिस्कस करो। इस लेवल तक आपकी क्लैरिटी अच्छे से आ रही है, आई एम टेलिंग यू, आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो। प्रॉब्लम इस भूल जाते हो ना, फिर रिवाइज करते नहीं चीजों को, घर जाके करना बेटे, रिवाइज जरूरी है ना। ये चीजें ऐसी हैं जो आपका थोड़ा सा टाइम मांगती है। आप फिर घर जाके फिर को अच्छा सर अब वीडियो लेक्चर दोबारा देख लूंगा आपका एक बारी फिर से, नहीं, आप एक बारी सुन लिया इट्स ओके। नाउ आप घर पे फिर से, जब आप घर पे रिवीजन कर रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू द रियल वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स। बट नहीं, घर पे क्या करोगे? ओपन करोगे, अच्छा 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 हो गया, ओके। आइडियल वे रिवीजन का है, आप इसी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करो। अरे वैल्यू अपने आप ले लो यार, इसको तुम 15 ले लो, उसको 30 ले लो, अपने आप सॉल्व कर लो, वैल्यूज बदल के सॉल्व करके देख लो, दोनों लोग आपस में डिसाइड कर लो, चलो अच्छा ये वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं तेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर क्या आया, पक्का अलग आएगा। गलतियां तो करोगे ही ना कुछ, लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो। प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब होता है हाँ अच्छे से रिवाइज किया हमने। उतना टाइम नहीं डिवोट करते यार आप लोग। क्लियर है? अब इसका दूसरा मेथड बताता हूं मैं, ठीक है? पहले मेथड से आंसर याद रखना, इस प्लेन सरफेस से 100 बाय 3 हटा दूं, नोट कर लो, जल्दी कर लो बेटे अर्पित। बस 2-3 और कंसेप्ट हैं, उसके बाद फिर मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा। और यशराज बेटे वो वहां जाके ना, वहां पे ऑफिस में वो बुकलेट पड़ी होगी ऑप्टिक्स वाली, उसमें से मार्क किया हुआ है मैंने क्वेश्चंस देने एक्सरसाइज के, ले आओ बेटा, मेरा नाम लिखा होगा ऊपर, ठीक है? नाम मेरा पता है ना, जाओ। नोट कर लिया? नाउ देखो इधर दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हमें कोई सॉल्विंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, गौर से सुनना मेरी बात, और एक दो कंडीशंस भी ध्यान से। ये स्लैब है, अगर इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी है, सराउंडिंग इज एयर, सराउंडिंग इज एयर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, लास्ट क्लास में किया था शिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां के बजाय यहां अपीयर होगा, कितनी शिफ्ट होगी ये? t इंटू 1 - 1 बाय म्यू। रिमेंबर दिस रिजल्ट, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्लैब।
तुमने एक स्लैब ले लिया ऐसे, मतलब मेरा हाथ मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, मुझे पास दिखेगा, कितना पास, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। इसमें भी 2-3 कंडीशन अभी इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। ये क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहां पर रख दो बेटे, ये जो ग्लास स्लैब थी और ग्लास स्लैब के पीछे एकदम यही हमने ये मिरर बना दिया था। यू कैन एज्यूम इमेजिनरी एयर गैप नेग्लिजिबल थिकनेस का, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये प्लेन मिरर, ये बीच में मैंने एयर गैप मान लिया वर्चुअल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखना फाइनल आंसर में। मेरी बात ये अंडरलाइन करना, किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल, जो इंटरमीडिएट इमेजेस दो आई थी ना I1 I2, उन पे फर्क पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट यहां पे था, क्या डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की, 20। पहले ये रेज ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये ग्लास स्लैब शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, कितनी शिफ्ट, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। t की वैल्यू है 10, थिकनेस 10 थी ना ग्लास स्लैब की, 10। आप लोग भी साथ साथ सोचो, 1 माइनस 1 अपॉन 3 बाय 2, ये आ जाएगा 10 बाय 3। प्लेन मिरर से एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था, 30। बट जब इस ऑब्जेक्ट से रेस चल के यहां और यहां रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पे आएंगी, तो मिरर को ये ऑब्जेक्ट कहां फील होगा, 30 माइनस 10 बाय 3, शिफ्टेड। ये शिफ्ट हमेशा किधर होती है, रेस के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। रेस किधर प्रोपगेट कर रही थी, राइट, तो इमेज किधर शिफ्ट होगी, राइट। तो कितना आ जाएगा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो जाएगा, 30 माइनस 10 बाय 3, 80 बाय 3। सुनते रहो, ठीक। सो मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में 30 पर है, बट मिरर को कहां फील होगा, 80 बाय, तो मिरर 80 बाय 3 भाई, तो मिरर पीछे इमेज कहां पे बनाएगा, 80 बाय 3। अब आगे सुनो, अब ये रेज मिरर से टकरा के वापस जाएंगी, तो अब ग्लास स्लैब के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, 80 बाय 3। अब रेस किधर जा रही है, लेफ्ट, तो ये ग्लास स्लैब फिर से लेफ्ट को शिफ्ट देगा, तो इमेज कहां बनेगी, 80 बाय 3 माइनस 10 बाय 3, कहां आई, 70 बाय 3। तो फाइनल इमेज प्लेन मिरर से पीछे कितनी दूर बनेगी, 70 बाय 3। ये प्लेन मिरर से आया, हमारा वो आंसर था यहां से, तो यहां से आंसर चाहिए, 10 जोड़ दो इसमें, 100 बाय 3 आ जाएगा, हो गया। देखो ये इजी है। स्लैब की शिफ्टिंग 2 बार, रेस पहले ऐसे जा रही थी तो स्लैब ने इधर शिफ्ट किया, फिर मिरर के लिए तो जहां ऑब्जेक्ट दिखता है उतना ही दूर पीछे इमेज बना देगा, रेज वापस आएंगी, वापसी में ग्लास स्लैब फिर शिफ्ट देगा। ओजस समझ में आ रही बात बेटे, नहीं तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटे फिर से, पक्का। देखो एक बार अगर क्लास में आप कह रहे हो हाँ समझ आ गया, इसके बाद बेटे आपका काम है रिटेन कर, क्योंकि पता है क्या है, 4 दिन बाद ये टेस्ट में आएगा, आप नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपने घर जाके इसके लिए जितना टाइम डिवोट करना था, एंड रिमेंबर दिस इज द मेन थिंग, घर जाके आज अगली क्लास से पहले आपने इस क्लास के सारे कंसेप्ट को खुद से सॉल्व कर करके देखना होता है, वहां पे लैग करते हो तुम बेटे। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई लायक नहीं है इतना, एग्जाम्स जेई मेन तक कोई टफ नहीं होता, कोई टफ नहीं होता है, एक सिस्टमैटिक वे से आप प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस साल जो जेई मेन हुए थे 2022 में, उनके तो फिजिक्स तो बहुत ही आसान था, ओनली बट प्रॉब्लम इज आप लोग उतना टाइम नहीं देते ना। अच्छा, टाइम देने के नाम पे फिर से लेक्चर देखोगे यार, देख देख के लेक्चर, देख देख के, खुद से सॉल्विंग करो। एक बार सुन लिया आपने, आप कह रहे हो यस क्लियर है, तो उसको रिवाइज करो। कुशाग्र तुम्हें क्लियर है बेटे, पक्का, ठीक है, नोट करो। मतलब ना आप वो आदत से ऊपर आओ कि टीचर को आपको फॉलो करना पड़े। वो बच्चे अच्छी रैंक नहीं दे पाते कि टीचर आपको पुश करे, पेरेंट्स आपको पुश करे, आप खुद मोटिवेटेड होके एंथुजियाज्म के साथ काम करो। यस बेटे, सर जो सेकंड शिफ्ट हुई थी सर, वो वाला पार्ट एक बार बता दो। सेकेंड शिफ्ट में बेटा क्या हो रहा है, हिज क्वेश्चन इज जो दोबारा वापसी में शिफ्ट हुई, पहले मतलब ये ग्लास स्लैब ना मिरर के साथ धोखेबाजी कर रही है, ऐसे समझो। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी दूर था, 30, ग्लास स्लैब ने जाते वक्त ऑब्जेक्ट को पास दिखा दिया, मिरर को लगा होगा ऑब्जेक्ट 30 पे नहीं यहां पे है, तो मिरर ने उतना ही पीछे इमेज बना दी। वापसी में इस स्लैब ने फिर से इधर को शिफ्ट दी, मिरर ने पीछे कहां इमेज बनाई थी, 80 बाय 3, इसने फिर इधर शिफ्ट दी 10 बाय 3 की।
याद रखना, ग्लास स्लैब से शिफ्ट हमेशा रेज के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होती है। पहले रेज जा रही थी राइट, तो शिफ्टिंग राइट को हुई। अब रेज आ रही है लेफ्ट, तो शिफ्टिंग लेफ्ट को हुई है। लिसन दिस केयरफुली, पहले इसको नोट कर लो। मनन क्लियर है ना बेटे? Yes sir, clear. ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। हर फतेह ओके ना बेटा बाबू? ओके बेटे। क्या हो गया भाई, प्यार से बुला रहा हूं उसको, उसमें क्या हो गया? तो खुश क्यों हो रहे हो इतना? अच्छा बच्चा लग रहा है, आज चश्मा पहन, नया चश्मा पहना है? पहले तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, ब्लू लेंस वाला था, मतलब लेंस लगे हैं इसमें, नहीं लगे हैं? ऐसे ही शौकिया पहन लिया हो। एनीवेज, गुड हरकत है। पढ़ो बेटे, ध्यान से पढ़ो, हाफ ईयरली के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग, वो भी जरूरी है, बट इन सब चीजों पे ध्यान दो। अब सुनो मेरी बात, ये जो ग्लास स्लैब की शिफ्टिंग होती है ना, T इंटू 1-1/μ, यहां पे भी बच्चे ये जो म्यू होता है ना, दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब रिलेटिव टू द सराउंडिंग। जैसे अगर ये स्लैब है, स्लैब के इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो फिर ये म्यू होगा म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय 1। ठीक? अगर ये शिफ्ट आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब आएगी? जब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होगा। यहां पे ये जो म्यू है ना, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब रिलेटिव टू द सराउंडिंग। ठीक है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब रिलेटिव टू द सराउंडिंग। तो अब अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, दिस म्यू ऑफ स्लैब इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो ये म्यू 1 से बड़ा आएगा, सो 1/μ, 1 से छोटा, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, तो शिफ्ट पॉजिटिव। तो अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, तो शिफ्ट पॉजिटिव पक्का आएगी। हाँ या ना? प्रणव क्लियर है? अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो 1/μ इज लेस देन 1, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, टी तो पॉजिटिव है ही है, तो शिफ्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब होता है कि शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेज। मतलब अगर ये स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऐसे रह गई, ये पहले ऐसे बेंड होगी, फिर ऐसे बेंड होगी, ये तो सीधी जाएगी, ऐसा लगेगा रे यहां से आ रही है, तो रेस किधर जा रही थी? राइट। शिफ्टिंग भी किधर हुई? राइट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट रियल हो वर्चुअल हो, ऐसे रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, ये वाली रे तो बच्चे सीधे निकल जाएगी, ये वाली रे पहले जा रही है रेयरर से डेंसर, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। ये रेज अगर मुड़ती ना तो यहां पे मीट करनी थी। इस स्लैब के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, शिफ्टिंग इतनी ही होगी और रेस के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होगी, अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो, और वो पॉजिटिव आएगा अगर ये कंडीशन है तो। ओके, तो यहां पे ये ऐसे और फिर ऐसे यहां पे, तो फिर से देख लो, शिफ्टिंग किधर हुई? राइट को हुई ना? ये सब बातें ध्यान रखने वाली है, कंफ्यूज कर देंगे किसी भी एग्जाम में। एंड अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है, तो फिर ये आंसर आएगा नेगेटिव, दैट मींस शिफ्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेज। क्लियर है? उस केस में शिफ्ट उल्टे डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होगा, इधर से देखने पे पीछे दिखाई देगा। क्लियर है? नोट कर लो इस बात को भी। चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, अनिमेश बेटे अगर t इंटू 1-1/μ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेज। ओके, and mu is here refractive index of slab relative to the surrounding. Okay हर फतेह बेटे, कोई डाउट है बताओ?
नोट कर लो अच्छे से, हर चीज हर केस नोट कर लो ढंग से। ठीक है अरमान, संडे टेस्ट के लिए ये सारे केसेस अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। आज थर्सडे है ना? हाँ, तो सैटरडे को हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चंस की। बुकलेट में से होमवर्क दूंगा, फिर इन्हीं सब पे बेस संडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जेई मेन पैटर्न और नीट वाले स्टूडेंट्स का नीट पैटर्न का। हटा दूं? ओके, ऋत्विक प्लीज बेटे रिवाइज करके सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में वो तो पता ही है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, वो तो 10th में ही पढ़ते थे ना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f तो इमेज f और 2f के बीच। आई डोंट थिंक उस पर हम टाइम दें। यहाँ किसी को भी कहीं पर भी डाउट आए मुझे बता देना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा था तुम लोगों ने 10th में, या ऑफलाइन? तुम लोग ऑनलाइन थे ना? नहीं, तुम लोग का भी कोरोना वाला टाइम ही था ना 10th। हाँ, तो टैलेंट दिखा दिया होगा पूरा। तो अगर डाउट आए कहीं, नोट्स जो मैंने दिए हैं उसमें है सब वैसे तो, बट स्टिल कहीं पे प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ लेना। और अभी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप जैसे केमिस्ट्री क्लास 2:30 होती है, आप 1:30 के आसपास आ सकते हो। आई विल बी हियर फॉर योर डाउट्स। इंडिविजुअली डाउट पूछ लो। अभी स्कूल एग्जाम जब तक आपके हैं तब तक मैं प्रॉपर क्लास की तरह नहीं रखूंगा उसे, बट आप इंडिविजुअली 1:15, 1:30 के आसपास आके ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरी क्लास वो वाली होती है। हाँ, वो वेडनेसडे, सैटरडे को मेरी क्लास चल रही होती है, बस वो सैटरडे नहीं, ट्यूसडे थर्सडे आ सकते हो आप लोग। ठीक है, 1:15, 1:30 तक आके, जैसे आज काव्य आया था पूछे, आप लोग के डाउट है आके पूछो, कोई भी पेंडिंग पुरानी चीज है पूछो आप। ओके, तो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस आप देख लोगे। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस बिल्कुल कॉन्केव मिरर जैसे हैं, और कॉन्केव लेंस के केसेस बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इधर बेटे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, उधर कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग है। ये बात याद रखना। लेंस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, मिरर वो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके, तो इसका मतलब लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। और अगर लेंस के केस में फोकल लेंथ आती है नेगेटिव, तो मतलब वो लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है। एंड मिरर्स में रिमेंबर उल्टा साइन कन्वेंशन है हमारा। मिरर्स के केस में हमें पता है फोकस कॉन्केव मिरर का सामने है, कॉन्वेक्स का पीछे है, और मिरर्स के लिए सामने नेगेटिव हमारा साइन कन्वेंशन जो है। सो मिरर्स के केस में नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग, एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब डाइवर्जिंग। ठीक है, क्लियर एकदम? ये प्लीज ध्यान रखना। आज पूछा था मैंने किसी से, मुझे आंसर मिला नहीं था, ये प्लीज ध्यान रखो। ये सब बातें क्लास में जो मैंने एक बार बता दिया वो फिर आपको ध्यान रखना है, वो आपका काम है बच्चे। ठीक है, उसमें कहीं फिर से डाउट आ जाए आप बेशक पूछो, आ जाओ 1:30 आके डिस्कस कर लो, क्लास के बाद रुको पूछो। बट अब पढ़ाई का टाइम है, अब तो आपको पता लगी गया जेई मेन मोस्टली अब तो अप्रैल में ही होगा, तो अच्छी बात है +2 के स्टूडेंट्स के लिए। जनवरी फरवरी में हो जाता ना तो पहले अटेम्प्ट में 12th पास वाले फिर एडवांटेज ले जाते, क्योंकि तुम लोग उधर प्रैक्टिकल्स में प्री बोर्ड का भी प्रेशर होता है। तो अब अच्छी बात है, हमारा सिलेबस हो ही जाएगा, नवंबर 10 तक मैं फिनिश कर दूंगा। अच्छे से +1 रिवाइज करेंगे, +2 को होल्ड में रखते हुए अच्छा टाइम मिलेगा। फरवरी एंड तक हम जा सकते हैं क्लासेस रिवीजन में, छोड़ेंगे तो नहीं, क्लासेस चलती रहेंगी, टेस्ट सीरीज होगी, वो सब चलता रहेगा, डाउट डिस्कशन। क्योंकि ये याद रखना, वंस द सिलेबस गेट्स ओवर, असली प्रिपरेशन जो जेई में रैंक निकालते हैं नीट में, असली प्रिपरेशन मतलब बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करते हैं रिवीजन में वो बच्चे, मॉक टेस्ट दे दे के, रिवीजन कर करके। क्योंकि रिवीजन जितनी बार करोगे, 3 बार 4 बार, उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखना। मॉक टेस्ट कराएंगे, जेई मेन के आपके 20-25 टेस्ट रेडी है, वो भी कराएंगे। नीट वाले खाली फिजिक्स के ही मैं कराता रहूंगा टेस्ट वो, ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट में पूरे कराएंगे, आप वो टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्लियर है? अब राइट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन
image velocity and object velocity for lens. Relation between image velocity and object velocity for lens. Relation between image velocity and object velocity for lens. ये बिल्कुल मिरर की तरह ही है जो हम मिरर में कर चुके हैं ना। तो ये लेंस है, कोई भी लेंस हो, ज्यादातर हम स्टैंडर्ड ये कॉन्वेक्स ही बना दे रहे हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से u है, तो अर्पित बेटे du बाई dt मुझे क्या देगा? du बाई dt मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू लेंस। ये बात ध्यान रखना, du बाई dt आपको ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देगा लेंस के रिस्पेक्ट में। हाँ, लेंस ही रेस्ट पे है, फिर इट्स ओके, फिर वो एक्चुअली है। सेम वे अगर इमेज यहां है या इमेज उसी तरफ है, कुछ भी हो, ये डिस्टेंस v, सो dv बाई dt हमें क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द लेंस। मिरर में भी यही था, मिरर जैसा ही है बिल्कुल, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ज्यादा डिटेलिंग तो आप मिरर वाला देख लो एक बारी, उसमें मैंने सब बताया है। नाउ यहां पे रिलेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ये है रिलेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। डिफरेंशिएट कर दो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई dt। ये माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस 1/u स्क्वायर du बाई dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है लेंस की, तो 0। ये dv बाई dt हो गया इमेज वेलोसिटी, सो माइनस 1/v स्क्वायर टाइम्स vi। दिस vi स्टैंड्स फॉर इमेज वेलोसिटी एंड दिस v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। कंफ्यूज मत होना बेटे। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर टाइम्स vo, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। माइनस माइनस गया दोनों तरफ से, सो इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये सिंपल रिलेशन आ गया। एंड सादिका बेटे ये वेलोसिटीज किस डायरेक्शन में है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है ये वेलोसिटीज। लेंस जैसा ही है बिल्कुल, मिरर में हमने क्वेश्चन भी किए थे इसके 2-3, तो बिल्कुल वैसा ही है। ओके, vi and vo आर वेलोसिटीज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एंगल पे भी चला सकते हैं। ठीक है, दिलप्रीत क्लियर है बेटे? बस एक चीज और, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं। कैपेसिटी है नहीं मुझे लग रहा है, 7 सवा 7 के बाद बैटरी डाउन होती है। नहीं भूमिका बेटे, बट थोड़ा सा बेटा कोशिश, 7:15 तक तो चले हम, 7:30 तो मुझे नहीं दिख रहा। जाओ जाओ वॉशरूम हो के आओ, जरूरत है तुम्हें ब्रेक की। अरे ब्रेक की किसे? जतिन को? जाते हुए बंदे को पी के आने दो। बेटे वॉशरूम जा रहा, तुम बोतल पानी की भरवा। ओके क्लियर है बच्चे? तो देखा देखी वाला काम क्या होता है? सर वो गया, सर मैं भी चलूं। बैठ जाओ। नाउ राइट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, in the transverse direction, ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो दिस वी कंसीडर एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी इस केस में, दैट इज d बाई dt ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज du बाई dt। ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज d बाई dt ऑफ ho। सेम वे अगर इमेज यहां पर है hi, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज d बाई dt ऑफ hi। ये एंगल पे चलेगा ना, वो स्पेशल केस है, वो मैं आराम से बताऊंगा, थके हुए दिमाग में अभी आप नहीं, उसको आप एक क्लास करके आए, दूसरी बताऊंगा मैं।
फिलहाल ये, फिर एंगल वाला केस मैं अलग से एक दिन बताऊंगा, वो मिरर लेंस दोनों पे वैलिड है। फिलहाल देखो मैंने आपको सिर्फ बताया अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग तो पिछला वाला रिलेशन था, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चल रहा है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेंसेज में क्या था, v बाय u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना होता है, v बाय u होता है ना, यही रिलेशन है ना, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, और यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज दिस। यहां से आ गया हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच, v बाय u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, आया। ऑब्जेक्ट के ऐसे चलने से अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तनिष बेटे, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हो या यहां पड़ा हो, दोनों केसेस में बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम ये लेते हैं ना u, सो ऑब्जेक्ट जब ऐसे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा, तो इमेज डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा, यानी ये v और u कांस्टेंट है। यही बात जब ऑब्जेक्ट ऐसे एंगल पे चलेगा ना, ये बात वैलिड नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर चल पड़ा तो u भी बदलेगा, और u अगर बदलेगा तो v और u कांस्टेंट नहीं होंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो v और u भी डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल इस केस में यही एडवांटेज है कि यार v और u तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। कीप दिस इन माइंड, ये अच्छा पॉइंट है। सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली चल रहा है ऑब्जेक्ट, पिछला वाला फॉर्मूला, सिर्फ ट्रांसवर्स चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो। सो d बाय dt ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज v बाय u टाइम्स d बाय dt ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इमेज वेलोसिटी इज v बाय u टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो बहुत आसान है, लॉन्गिट्यूडनली आया v स्क्वायर बाय u स्क्वायर एंड ट्रांसवर्स में आया v बाय u। इट्स ओके, नोट कर लो इसको। और चाहो तो एज अ नोट लिख लेना कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एंगल देन v एंड u विल बी चेंजिंग, देन दिस फॉर्मूला इज, तब पता है आप पता है क्या, आप टैलेंट दिखाते हो, आप क्या करते हो, ओके उसमें क्या बड़ी बात है सर, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इसको तोड़ो, ये वाली वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल में वो फॉर्मूला लगा दो, ट्रांसवर्स में ये लगा दो। लॉन्गिट्यूडनल में ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में लगा सकते हो, ट्रांसवर्स में ये नहीं लगेगा। अनन्या क्यों नहीं लगेगा, v और u कांस्टेंट नहीं है, सिंपल। करवाऊंगा एक क्वेश्चन एडवांस में, वो करा के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, है ना। फिलहाल नोट कर लो। बोलो बेटे यथार्थ, नहीं बेटे यहां पे तो तुम्हें इसको ना, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये प्रोडक्ट रूल की तरह डिफरेंशिएट होगा। हाँ फिर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये v बाई यू एज कॉन्स्टेंट बाहर नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इसको प्रोडक्ट रूल की तरह करोगे, v बाई यू एक टर्म ले लेना, ho एक टर्म, प्रोडक्ट रूल की तरह डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस कराना था बट पहले न्यूमेरिकल्स थोड़े करते हैं, या पढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस है ना, और क्या टॉपिक था, दैट इज सिल्वरिंग, पावर हो गया, बस एक ही रह गया, क्यों छोड़े, स्केड्यूल पूरा हो जाए कवर। राइट हेडिंग, सिल्वरिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ओके अब देखो इधर, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस की इस सरफेस को हमने पॉलिशिंग कर दी। तो जब ये, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना ग्लास स्लैब, पीछे सिल्वरिंग, तो तीन काम हो रहे थे, क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहां भी वही हो रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, रे आएगी, देखो अब इस बार क्लियर है, रेज ने इधर से ही आना है, पीछे से रेज कहां से आएंगी, पॉलिश है पीछे, है ना, रेज आएंगी यहां से, पहले एयर से ग्लास, फिर कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर था, ये कॉनकेव मिरर है,
एयर से ग्लास, ग्लास से फिर ये मतलब मिरर पे रिफ्लेक्शन, फिर वापस ग्लास से एयर। ओके, तो आप चाहो अड़ जाओ, आपको नहीं सर मुझे कोई नई चीज ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस मुझे मत पढ़ाओ, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा है। मैं क्या करूंगा, पहले एयर से ग्लास के लिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r लगा लूंगा। फिर इधर यशराज बेटे फिर ये कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला लगा लूंगा, फिर वापसी में फिर से μ2/v माइनस μ1/u दोबारा लगा लूंगा, आंसर पक्का आएगा। बट जैसे वहां तुमने ग्लास स्लैब में देखा एक वर्चुअल एयर गैप मान के आसान हो गया था ना, सेम वे यहां भी इस सिल्वर्ड लेंस को यू कैन कंसीडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक हल्का सा एयर गैप मान के दिस मिरर। ठीक, या कल को मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसा दूं कि यार ये ना एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के ठीक पीछे मैंने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो ये सिचुएशन भी आप ऐसी ही इसको भी सिल्वर्ड लेंस के अंडर पढ़ सकते हो। हाँ, गैप दे दे, बोले मिरर थोड़ा पीछे है, फिर सिल्वर्ड लेंस वाला कंसेप्ट नहीं बनाना इसको। लेंस यहां रखा है, मिरर यहां रखा है, बीच में डिस्टेंस है, फिर आप आराम से एक एक करके सॉल्व करो। बट अगर लेंस की एक सरफेस पॉलिश कर दी या लेंस के ठीक पीछे तुमने सचमुच एक मिरर रख दिया, बोथ दी सिचुएशंस आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर इन द सेंस ऑफ मतलब ये यहां पॉलिशिंग करते तो कॉनकेव मिरर बनता, पीछे प्लेन मिरर रख दिया है, इसीलिए मैंने हेडिंग लिखवाई है सिल्वरिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, एंड लेंस एंड मिरर आर प्लेस्ड क्लोज। क्लियर? तो इस केस में हम इफेक्टिव फोकल लेंथ जो हमने आज क्लास में पढ़ा था ना, 1/f इफेक्टिव इज 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी यूज इट। होगा क्या, ये पूरा कॉम्बिनेशन बेसिकली एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। घर जाके यशराज परेशान मत होना, सर ने ये लेंस हटा क्यों दिया यहां से, मतलब ये अगर इस मिरर की फोकल लेंथ थी मान लो बच्चे fm, ये fm कितना रहा होगा, अगर इस वाले सरफेस का कर्वेचर रेडियस है मान लो r2, इसका कर्वेचर रेडियस है मान लो r1, ये fm रहा होगा r2/2, ये यही वाला मिरर। लेकिन अब ये जो मिरर है ये इफेक्टिव है, मतलब सिल्वर्ड लेंस या लेंस के ठीक पीछे तुम कोई मिरर रख दो, दैट कॉम्बिनेशन इज अल्टीमेटली बिहेविंग लाइक अ मिरर। मिरर क्यों जस प्रतीक, क्योंकि मिरर में रेज आती हैं जाती हैं, यहां भी तो बेटे रेज आएंगी जाएंगी। ये मत देखो सर ऑब्जेक्ट पीछे हुआ तो इमेज ऑब्जेक्ट सामने हुआ तो, अरे बेटा रेज को देखो, रेज ऐसे आएंगी ऐसे जाएंगी, मिरर में तो ये लेंस में तो रेज पार कर जाती है। सो सिल्वर्ड लेंस या लेंस के ठीक पीछे तुम कोई भी मिरर रख दो, दिस कॉम्बिनेशन इज अल्टीमेटली बिहेविंग लाइक अ मिरर। समझ गए बेटे दीपांश, दिस जागते रहे हो ना, दिस कॉम्बिनेशन इज अल्टीमेटली बिहेविंग लाइक अ मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है f इफेक्टिव। कैसे निकालनी है सुनना, लेंस का रोल यहां पे 2 बार आ रहा है, रेज जा रही है तो लेंस का रोल आया पहले, मिरर एक ही बार आ रहा है, वापसी में लेंस से फिर पास हो रही है ना रेज, हो गया नहीं, आते वक्त रेज लेंस में से पास होंगी, रियलिटी में खाली इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है 2 बार, इस पे तो रिफ्लेक्शन रियलिटी में, लेकिन हमने ये सिचुएशन मान ली। तो अब जाते वक्त रेज लेंस से पास होंगी, फिर मिरर फिर लेंस, तो इस तरह का सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। उस मिरर की अल्टीमेटली फोकल लेंथ आएगी 1/fm माइनस 2/fl, ये फॉर्मूला है। ये ना कोई नई चीज नहीं है, ये 2 क्यों किया ये तो समझ ही गए होगे आप, क्योंकि लेंस का रोल 2 बार आ रहा है। आप लिख लो -1/fl माइनस 1/fl, लेंस का रोल 2 बार आ रहा है इसलिए। सुनते रहो नोट कर लेना, पहले सुनो ध्यान से, सो दैट ना आपको याद, रट्टे नहीं मारने। अच्छा सर फॉर्मूला बता तो दिया, बस बता दो कैसे यूज करना है, खत्म काम, समझो लॉजिकली। ये ना मैं पावर्स ऐड कर रहा हूं, और मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, लेंसेज में तो नहीं लगाया था, वहां तो बोला था 1/f इफेक्टिव इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, तो आप फोकल लेंथ क्या लेते हो प्लस, लेकिन कन्वर्जिंग मिरर है तो आप f क्या लेते हो माइनस। हाँ है ना, बस थोड़ी देर और, है ना,
एग्री, तुम लोग थक जाते हो, बट ना एक सिस्टम बनाओ, मतलब 2-2 घंटे तो होना चाहिए, होता है कोई बात नहीं। आइडियली तो 30, 40, 45 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन से पढ़ा तो यू नीड सम 5-7 मिनट्स ब्रेक, और ऐसे तुम लोग 2 घंटे पहले एक, फिर 2 घंटे एक, कई तो इसी को 2 साल नहीं सेट कर पाते और बस फिजिकली प्रेजेंट होते हो बट एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है, क्या करें। एनीवेज सुनो ध्यान से, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है ना। तो कायदे से अगर मैं पावर्स ऐड कर रहा हूं तो मुझे दोनों की पावर जोड़नी चाहिए ना, क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग डिवाइस है, ये भी कन्वर्जिंग। पैरेलल रेज अगर आई ना, मान लो पैरेलल रेज आई, ये बेंड करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये फिर कन्वर्ज करेगा, लेंस फिर कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, मिरर फिर कन्वर्ज करेगा, ये वापसी में फिर कन्वर्ज करेगा, पावर्स ऐड होनी चाहिए ना। तो मेरे यहां माइनस लगा देने से देखो हो रहा है, देखो एफएम को तुम माइनस रखोगे क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, एफएम माइनस आएगा। ये लेंस कन्वर्जिंग है तो एफएल को तुम यहां पे प्लस रखोगे, प्लस रखोगे तो माइनस साइन बना रहेगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, तो अल्टीमेटली ऐड ही हो जाएंगे ना, और फाइनल आंसर निगेटिव आएगा, मतलब एफ इफेक्टिव क्या आएगा, निगेटिव, मतलब फाइनली मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग, ये आएगा, इसलिए माइनस लगा। तो माइनस साइन लगा देने से ना बेसिकली आप पावर्स ऐड ही कर रहे हो। हाँ लेंस ही डाइवर्जिंग है, मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, एंड पीछे ये पॉलिशिंग कर दूं। अब तो खैर ये लेंस भी डाइवर्जिंग है, मिरर भी डाइवर्जिंग है, तो एंड रिजल्ट विल बी डाइवर्जिंग, समझ गए ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो क्योंकि इफेक्टिवली ये मिरर है तो नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब मिरर कैसा होगा, कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव, और अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो ये इफेक्टिव मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग यानी कॉन्वेक्स। बस आज की क्लास का इतना ही है, अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बेस्ड ऑन आपकी शक्लें देख लेता हूं मैं कैसी कैसी है फिर, बट न्यूमेरिकल करना भी जरूरी है बेटे, पहले आराम से इसको नोट करो, मैं आपको लिखवा देता हूं। पढ़ाई मतलब होनी चाहिए क्वालिटी के साथ ना यशराज बेटे, नहीं समझ सकता हूं, अभी 20 किलोमीटर है घर दूर, 10, अब तो फ्लाईओवर बन गया, अब तो खरड़ पहुंचने में आधा घंटा, कितने टाइम लगता है, अरे टाइम कितना लगता है, 1 आवर लग जाता है। यहां से अभी कहाँ जाओगे, किसान भवन, वहां से डायरेक्ट बस में ले जाएगी, यहां से वहां तक 20 मिनट लगे जाएंगे, किसान भवन तक, वहां से 40 मिनट्स, बहुत टफ लाइफ है नहीं। घर पहुंचते ही खा पी के बस, बेटा वो नीचे जाएगा, अच्छा नीचे खड़े होके बात भी करनी है उसको, वो जोड़ रहा है 10 मिनट टाइम को, नीचे सामने कुलचे छोले वाला इसका दोस्त है, अच्छा बात करनी होती है इसने, 22 वाला कुलचे छोले वाला दोस्त है, यहाँ वाला नहीं है, इसको भी बनाओ बेटा, तो थोड़ा सिखा दो उसको, जब 22 वाले से सीख के थोड़ा इसको सिखा दो कुलचे छोले। तुम्हारा दिमाग ही वही चलता है, मतलब आई एम टेलिंग यू, आईआईटी दिल्ली जाएगा दिलप्रीत, और आईआईटी दिल्ली बॉम्बे सब जगह की प्रॉपर मेस मैनेजर, सब जगह की कैंटीन का ये हैंडल करेगा, देखना बिजनेसमैन बनेगा तगड़ा। कुछ नहीं है परिसा बेटे, मेक अ नोट ऑफ इट, यहाँ पे कुछ पापा को बोलो कोई खाने पीने का, हाँ और क्या, अच्छा काम है, एक बंदा हायर करके रख दो यहाँ पे, कोई आप में से ऐसा कोई कर सकता है, पायस बेटा तुम्हारी तो शॉप ही है यहाँ पे, उसको मत एक और कोई अरेंज करा दो, नहीं देखो बच्चों की डिमांड है। एनीवेज ये क्लियर है ना बेटा, लिख लेना, इस फॉर्मूले में आपने कोई साइन कन्वेंशन में चेंजेस नहीं करने, मिरर है कन्वर्जिंग है तो नेगेटिव लेना, डाइवर्जिंग है तो पॉजिटिव, लेंस है, लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके जो आए तुम्हारा आंसर, प्लस आया तो प्लस रखना, माइनस आया तो माइनस रखना, कन्वर्जिंग है तो प्लस, डाइवर्जिंग है तो माइनस। इफ एफ इफेक्टिव इज निगेटिव, इफ एफ इफेक्टिव इज निगेटिव, इसने कैसा बिहेव करना है अल्टीमेटली सिल्वर्ड लेंस ने, मिरर, और मिरर्स में निगेटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग, सो राइट दिस, if f effective is negative, if f effective is negative,
then this silvered lens will behave like a converging mirror. If F effective is negative, then this silvered lens will behave like a converging mirror. And if F effective is positive, then it will behave like a diverging mirror. Ultimately, Dilpreet bete mirror ही है ये. Silvered lens is ultimately a mirror. So अगर ये negative आया तो converging mirror यानी concave. ये अगर positive आया, if F effective is positive, then it will behave like a diverging mirror यानी convex. Clear है एकदम? Okay. न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्कशन उसका.